Dear students, welcome. This is Sheikh Bashir, your friend, and today we will learn about real numbers. This is a chapter in class 10th where we can learn about real numbers, Euclid's division lemma, fundamental theorem of arithmetic, and some other concepts. तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स। बच्चों आपको पता ही होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। या ये नंबर जो है -4 -2 -3 माइनस सो ऑन 0 1 2 3 4 सो ऑन, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो नंबर्स आगे स्क्रीन पे लिखे जा रहे हैं 1/2 2/3 3/7, इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इन्हीं फ्रैक्शन के साथ अगर हम नेगेटिव सिंबल भी डालेंगे, जैसे -5/2 -23/5 -31/8, तो इनको हम नेगेटिव फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। तो और एक नंबर आपके बारे में जिसके बारे में आपने जानकारी हासिल की होगी पहले से ही, दैट इज 2.3, इनको हम डेसिमल्स कहते हैं। 3.3 बार, 17.16 बार, तो इनको हम डेसिमल्स कहते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शंस या डेसिमल्स, अगर हम इनको एक ही ग्रुप में रखेंगे तो इस ग्रुप को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या है। हर कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शन, इनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो अगर हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे जाएंगे, we can say a number in the form of a by b or can be put in the form of a by b where a and b are integers and b is not equal to 0। यानी कोई भी नंबर जो आपके पास होगा a by b फॉर्म में, यानी जिसका एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, या उस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स में से होनी चाहिए, और खास तौर पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर्स जो है इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम जानकारी हासिल करेंगे अब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी जो हमारे पास रैशनल नंबर्स है इनमें कितने टाइप्स होते हैं इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। सबसे पहले नो डेसिमल। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे ये रैशनल नंबर्स 20/5 या -102/3, तो अगर इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे डेसिमल नहीं मिलेगा। जैसे 20 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आएगा कोशेंट। इसी तरीके से -102 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -34। सिमिलरली व्हेन 21 इज डिवाइडेड बाय 7 you will get 3। So in all these cases we will get no remainder। लेकिन ये जो सारे नंबर्स है 20/5 -102/3 -21/7 सो ऑन, ये रैशनल नंबर्स है। तो इसका मतलब है एक टाइप हमारे पास रैशनल नंबर का होगा जिसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उसमें डेसिमल पार्ट नहीं मिले, हमें मिल सकता है, या जिसको हम सिंपली नो डेसिमल टाइप कहेंगे। तो दूसरा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 3/2 इज इक्वल टू -1.5 या 7/8 इज इक्वल टू 0.875। तो ये जो नंबर्स है, ये जो रेशनल नंबर्स है, इनको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी डेसिमल के बाद आपके पास 1 2 3 4 या उससे ज़्यादा भी डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, यानी ख़त्म होगा। जैसे आपने 3 को 2 से डिवाइड जब करते हैं तो 1.5 आपका मिल रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो रहा है। 7 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.875 आ रहा है, और यहाँ पर भी डेसिमल खत्म हो रहा है। तो इसी तरीके से तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी आपके पास और एक टाइप का डेसिमल मिल सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी है, वो रिपीट होगा डेफिनेटली। जैसे अगर आप 1/3 यानी 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 0.333 कंटिन्यूअसली, तो वी कैन राइट इट 0.3 बार। तो इसी तरीके से अगर आप 103 को 6 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 17.16 बार। इट मीन्स 6 मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स।
Similarly, when you divide 22 by 7, so you will get 3.142857, 142857, a number of times, an infinite number of times. So in this way, this type of decimal representation is called non-terminating but repeating decimal. तो ये तीन टाइप्स जो अभी तक हमने जानकारी जिसके बारे में जानकारी हासिल की है, जैसे नो डेसिमल होगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो आपके पास जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जब उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इन्हीं तीन फार्म्स में से कोई ना कोई आ सकती है। बाकी अगर आपके पास कोई और डेसिमल फार्म मिलेगी तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास थ्री टाइप्स मिले। अब सबसे पहले नो डेसिमल, यानी वो रैशनल नंबर जिनको हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट, यानी जिनके पास डेसिमल नहीं होगा। दूसरा टाइप जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और तीसरा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये था अभी तक के रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पर देखेंगे और हम उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करें। अब आपके पास बहुत सारे इसके अलावा भी कुछ डेसिमल्स आपको मिले होंगे। जैसे हम बात करेंगे अब √2 की बात करेंगे। √2 आपने क्लास 8 में जरूर देखा होगा। इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है 1.4142135623730955 सो ऑन। यानी ये जो तीन डॉट्स आखिर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये एंड यहाँ पे नहीं हो रहा है, इट कंटिन्यूस। तो अगर आप देखेंगे ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही, दूसरा अगर आप इसे आगे भी आप ले जाना चाहते हैं, यानी कहीं पर भी आप हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ डिजिट्स इसमें से आप फाइंड कीजिए, तब भी आपके पास रेपिटेशन नहीं होगा कहीं पे, यानी ये रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप क्यूब √2 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी रिपीटेड नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर आप पाई को एक्चुअल वैल्यू आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, कितने भी डिजिट्स आप फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे वो न तो रिपीट होंगे और न ही टर्मिनेट होंगे। सिमिलरली ये एक कांस्टेंट है हमारे पास, अगर इसका आप वैल्यू देखेंगे तो ये भी आपको इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही मिलेंगी। तो इसी तरीके से लॉग के बारे में आपको जानकारी होगी पहले से। अगर आप log 2 फाइंड करेंगे टू द बेस 10, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देयर विच never finishes or never terminates and it never gets repeated. Similarly, if you find the value of sine 10 degree, that is 0.173648177 so on. So this type of decimal is also not repeating and it will not terminate anywhere. तो ये जो डेसिमल्स है इनमें क्या प्रॉपर्टी है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये जो डेसिमल्स है इनको हम कैटेगराइज करते हैं इरेशनल नंबर्स में। यानी ये अगर इस टाइप के डेसिमल्स आपको कहीं पे मिलेंगे, किसी नंबर को जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये टाइप्स ऑफ डेसिमल्स मिलेंगे, तो वो नंबर जो होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है? अगर हम रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पहले से ही जानकारी हासिल की है, उनके साथ हम ऐड करेंगे ये इरेशनल नंबर्स, तो ये जो हमारा ग्रुप बनेगा तो हम इसको कहते हैं रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स। लेट्स रिकॉल। बच्चों, आगे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे अभी तक हमने क्या कुछ सीखा है। सबसे पहले रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की है, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शंस एंड द डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो थ्री टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। जैसे नो डेसिमल एक टाइप है, दूसरा टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो उसके बाद जो हमने जानकारी हासिल की है इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। इरेशनल नंबर्स क्या है? जैसे जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो फाइनली हमने क्या किया है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो वो है जो मिसाल के तौर पर जिनको हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। चलिए आगे हम अब चलते हैं। तो आगे हम यूक्लिडिस डिवीजन लेमा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, यानी जिनके बारे में आपको पहले से ही मालूमियत है। आपने ये जरूर देखा होगा, यानी एक डिवीजन यहाँ पे है। जैसे हम पहले अर्लियर क्लासेस में हमने सीखा है, अगर किसी नंबर से हमने किसी बड़े नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है ये कोशेंट कहलाता है, और आखिर पे जो बच जाता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स है, जैसे ये यहाँ पे जिसे हम डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास कोशेंट मिलता है, जो हमारे पास जिसको हम डिवाइड करते हैं और जो आखिर पे बच जाता है, इसको मैथमेटिक्स में एक टर्मिनोलॉजी के तहत हम पुकारते हैं। जैसे ये वाला जो है इसको हम डिवाइजर कहते हैं, यानी तकसीम करने वाला। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास मिलता है इसको हम कोशेंट कहते हैं। तो ये जो जिसको हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं, एंड लास्ट पे जो बच जाता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर इन्हीं टर्म्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर डिविडेंड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डिविडेंड है यहाँ पे 341, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, और डिवाइजर को हम बी से रिप्रेजेंट करें, और जो कोशेंट हमारे पास आए इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, और फाइनली अगर जो रिमाइंडर हमारे पास है, रिमाइंडर को हम आर से रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी क्योंकि आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब है ये पहले से ही आपको जानकारी है इस बारे में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज यहाँ पे जब हमने डिविडेंड को ए से रिप्रेजेंट किया, डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट किया, कोशेंट को क्यू से एंड रिमाइंडर को आर से, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही स्टेटमेंट यूक्लिड कहता है, जिसको हम यूक्लिडिस डिवीजन लेमा कहते हैं। तो अब यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो आपके बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, वो क्या है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a greater than b, there exist integers q and r such that a is equal to bq plus r, 0 is less or equal to r is less than b। इस टाइप का स्टेटमेंट आपको मिलेगा अगर आप बुक पे देखेंगे, अपनी बुक पे देखेंगे अबाउट यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे है एक चीज, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस आर इक्वल टू बी। मैं आपको समझाऊं यहाँ पे ये क्या कह रहा है। आर आपको पता है दिस इज रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो है ये यहाँ पे कहता है कि रिमाइंडर जो है वो या तो कभी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा हो सकता है, यानी डिवाइजर से छोटा हो सकता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, बिल्कुल आप सही सोचेंगे, आप सही जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे आपको और ज्यादा मदद मिलेगी इसको अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप बांटना चाहते हो इनको 3 बच्चों में, तो क्या करेंगे आप, हर बच्चे को आप 3-3 रुपए देंगे, तो आपके पास बचेगा 1 रुपए, यानी एक जो है ये रिमाइंडर आपके पास रहेगा। तो आपके पास बच्चा जो है वो बचे जो है वो 3 है, यानी बी आपके पास 3 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर इज लेस देन बी। अगर आपके पास अब 11 रुपए है तो फिर भी आप 3-3 देंगे, फिर आपके पास 2 बचेंगे, तो रिमाइंडर इज स्टिल लेस देन बी, दैट इज 2 इज लेस देन 3। तो अगर आपके पास 12 रुपए है तो आप 3-4 देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है। तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं अगर आपके पास 12 रुपए है आप 3-3 ही देंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास 3 रुपए बचे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप कहेंगे हमारे पास 3 रुपए बचे हैं, लेकिन जो लोग जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी तो 3 ही है, तो आप दोबारा से इनको 1-1 रुपए दे सकते हैं। तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। तो ये था डिवीजन, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है और उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। अब आगे चलते हम इसको यूज हम करेंगे, यानी यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
सबसे पहले आप देखेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, आप जानते होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने अर्लियर क्लासेस में भी इसको सीखा होगा, लेकिन या तो फैक्टराइजेशन टेक्निक से सीखा होगा या किसी और डिवीजन टेक्निक से भी सीखा होगा। तो यहाँ पर हम यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है उसी का इस्तेमाल करेंगे और हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का फाइंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे ले रहा हूँ 120 एंड 45 का हमने HCF लेना है। तो इसका मतलब है ये दो इंटीजर्स है, आप 120 को A कंसिडर कीजिए और 45 को आप B कंसिडर कीजिए। तो एज पर यूक्लिडिस डिवीजन लेमा हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 120 इज इक्वल टू बी 45 इंटू सम नंबर प्लस सम रिमाइंडर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 30। तो यहाँ पे जो 30 है ये आपका रिमाइंडर है। तो अभी आप HCF की बात जब करेंगे तो HCF आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि HCF तभी हमें मिल सकता है जब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसके बाद फिर से हमने यूक्लिडिस डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था 120 और 45 के बीच, अब आगे आगे हमने क्या करना है 45 और 30 के दरमियान हमने फाइंड करना है कि क्या ये इनका HCF हमें हमारे मिल सकता है नहीं। तो हम लिख सकते हैं 45 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 15। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है स्टिल वंस हमने इसको एक बार फिर करना पड़ेगा। तो क्या अब इस बार 30 इंटू 15 के बारे, यानी 30 और 15 के बारे में, तो 30 हम लिख सकते हैं 15 इंटू 2 प्लस 0। तो दिस टाइम वी गॉट द रिमाइंडर 0। सो वी कैन से जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो उस वक्त जो डिवाइजर होता है यानी b होता है, दैट इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर 15 जो है 15 वी कॉल द HCF ऑफ 120 एंड 45। तो इस तरीके से हमने यूक्लिडिस डिवीजन का लेमा इस्तेमाल किया है और दो नंबर जो यहाँ पे थे 120 एंड 45, इनका HCF फाइंड किया है। चलिए आगे हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। और तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 525 और 45 के बीच हमने HCF फाइंड करना है। तो वी कैन राइट 525 इज इक्वल टू 45 इंटू 11 प्लस 30, यानी A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पे A जो है वो 525 है और B जो है 45 है एंड Q यहाँ पे जो है कोशेंट है और प्लस रिमाइंडर जो है 30 है। तो यहाँ पर भी 30 हमारे पास रिमाइंडर है, 0 नहीं है, तो आगे फिर से हमने एक स्टेप में लाना आगे पर करना पड़ेगा 45 एंड 30 के बीच। तो 45 वी कैन राइट 30 into 1 plus 15। So once again the remainder is not 0, so we will do one more step between 30 and 15। So 30 is equal to 15 into 2 plus 0. So at this time the remainder is 0. So we can say here the B, which is 15, is the HCF of these two numbers 525 and 45. So इस तरीके से HCF of 525 and 45 is 50। तो अब आगे चलते हैं, एक कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं जो आपने बिल्कुल जिनके बारे में आपने जानकारी हासिल की होगी। सबसे पहले कि यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। आपने सुना होगा, अपने टीचर्स से भी सुना होगा आपने कि आप यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, असल में क्या है ये, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर स्टेप में हम यूक्लिडिस डिवीजन लेमा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी हमने किया, यहाँ पर भी हमने किया। ये जो पूरा प्रोसेस हमारे पास आई है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा भी हो सकता है, कहीं पे पांचवा भी हो सकता है, इस पूरे प्रोसेस को हम यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं। तो अब बच्चों आपको समझ आया यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? बिल्कुल। तो इसके बाद और एक मेरा आपसे सवाल रहेगा जिसके बारे में आप खुद ढूंढेंगे कि वो क्या वजह है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y बिटवीन 45 एंड 30, यानी सबसे पहले क्या किया आपने 525 को आपने लिखा 45 इंटू 11 प्लस 30, यानी आप 525 एंड 45 के बीच HCF फाइंड करना चाहते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या 525 को आपने छोड़ा, आपने 45 और 30 को आपने नीचे लाया। तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, आपने 45 और 30 को क्यों नीचे लाया? आपने 45 और 11 को क्यों नहीं नीचे लाया? आपने 11 और 525 को क्यों नहीं नीचे लाया? या आपने दोबारा से इन्हीं नंबर्स को क्यों नहीं नीचे लाया? तो इस बारे में आप
आगे जानकारी हासिल करेंगे। अपनी आप इस बारे में अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प इसमें कर सकता है। अगर आंसर आपका नहीं मिल रहा है तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको ये आंसर दूंगा ज़रूर। तो चलिए अब और एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे prove that the square of any positive integer is either 3m or 3m plus 1 form for some m। यानी यूक्लिड्स डिविजन लेमा का हमने इस्तेमाल करना है था, एंड वो हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 4 5 सो ऑन में से आप लीजिए, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर की जो फॉर्म होगी वो होगी आइदर 3m फॉर्म में और 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा वो, यानी m यहाँ पे कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा हम कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर हम लेंगे सपोज, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो हमें कहता है कि गिवन टू इंटीजर्स a and b, so we can write there exists integers, two integers, so we can write a is equal to bq plus r, यानी b जो होता है वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने 3m फॉर्म में इनको प्रूव करना है, यहाँ पे मैं b के बदले 3 लूंगा, यानी डिवाइजर यहाँ पे 3 होगा। जब डिवाइजर 3 होगा तो तब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब आपने रिप्रेजेंट करना होगा, या आप वो या तो वो 3 के फॉर्म में होगा, यानी के यहाँ पे कोई इंटीजर है याद रखिएगा, तो 3 के फॉर्म में होगा यहाँ पे, यानी अगर आप या होगा 3k प्लस 1 फार्म में या होगा 3k प्लस 2 फार्म में। 3k प्लस 3 फार्म में आप नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप 3k प्लस 3 लिखेंगे तो आप 3 फिर से काम आएगा, तो वहां पे बचेगा अंदर 3 इंटू के प्लस 1, वो फिर से एक 3k फार्म ही बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर 1 है इंटीजर, तो 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 को आप इस वाले से रिप्रेजेंट करेंगे, 3k प्लस 1, यानी k के बदले आप 0 लिख देंगे। तो अगर आपके पास 2 है तो आप 3k प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 है तो 3k आप लिख सकते हैं, के बदले 1। अगर आपके पास 4 है तो आप 3k प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 5 है तो 3k प्लस 2 फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब है हर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हम इन 3 फॉर्म में से किसी न किसी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, यानी हर किसी जो ये तीनों फॉर्म्स है इनको हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग के बाद देखेंगे ये किस फॉर्म में फिर से हमें मिलेंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग हम 3k स्क्वायर का करेंगे, तो 3k स्क्वायर जब हम करेंगे इट विल बिकम 9k स्क्वायर। तो 9k स्क्वायर को हम 3 इंटू 3k स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये 3 जो है, ये k जो है, ये हमने इंटीजर सेलेक्ट किया था पहले ही, तो k स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो 3 एक इंटीजर ऑलरेडी है, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीजर होता है। तो ये पूरा जो है ब्रेसेस के अंदर 3k स्क्वायर, ये भी एक इंटीजर ही है, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पूरा जो नंबर यहाँ पे बना है 3m फॉर्म, इसका मतलब है अगर आपके पास जितने भी इंटीजर्स इस टाइप के होंगे वो बिल्कुल 3m फॉर्म में आपको मिलेंगे, उनका स्क्वायर आपको 3m फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा जो हमारे पास है 3k प्लस 1 फॉर्म जो है हमारे पास। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। तो इन दो में से जो पहले दो टर्म्स है 9k स्क्वायर प्लस 6k, इसमें से आप 3 कॉमन लीजिए, तो अंदर जो बचेगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को आप बाहर रख लीजिएगा। तो ये k आपको पता है ये इंटीजर ही है, k स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो ये पूरा जो है 3k स्क्वायर ये इंटीजर ही है। तो इसी तरीके से 2k स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो जब दो इंटीजर्स का आप सम करेंगे तो उनका सम भी इंटीजर ही होगा। तो डेफिनेटली ये पूरा जो अंदर नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये पूरा एक इंटीजर ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, m से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको प्लस 1 फॉर्म में। तो इसका मतलब है अगर ये वाला नंबर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इसी फॉर्म में होगा, यानी 3m प्लस 1 फॉर्म में ही होगा। अब हमारे पास बचा आखिरी टाइप, दैट इज 3k प्लस 2 फॉर्म। चलिए आप देखते हैं 3k प्लस 2 फॉर्म के क्या होगा जब हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4। तो 9k स्क्वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 है इसको हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 करने के बाद फिर हम इस 3 और 12k और 9k स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1।
और प्लस इस 3+1 जो हमने लिखा था वो 1 को हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा नंबर अंडर ब्रैकेट्स है 3k² प्लस 4k+1, ये एक इंटीजर ही है, क्योंकि k भी इंटीजर है और k² भी इंटीजर है, तो सम ऑफ द इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू सम m+1। तो इसका मतलब है ये जो तीसरी फॉर्म है 3k+2 फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इसका जो स्क्वायर है वो भी 3m+1 फॉर्म में ही हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो तो या 3m+3m फॉर्म में होगा या 3m+1 फॉर्म में होगा फॉर सम पॉजिटिव और फॉर सम सिंपली इंटीजर m। तो इस तरीके से वी हैव proved it using the division Euclide's division lemma that the square of every positive integer is expressible as the sum of as 3m or 3m+1 form. So in this way we have learned today number 1 rational numbers, number 2 irrational numbers, and then the collection of real numbers। तो इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इसका इस्तेमाल। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।